जी उसकी सर। बेसिकली थिंकिंग ये है कि जो आपके अपर लेवल के पेपर है ना, सब इंस्पेक्टर के, एएसआई के या असिस्टेंट के, उसमें वो एनालिटिकल देगा। जो मैट्रिक और इंटर बेस पेपर है ना, उसमें आपको सिर्फ जीके ही आएगा, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग वो नहीं देगा। ये तो आज के पेपर से कंफर्म हो। बट जो 9 को कांस्टेबल का हुआ था उसमें तो थी रीजनिंग सारी एनालिटिकल। क्या हुआ? जो 9 को हुआ था कांस्टेबल का, उसमें तो वो सारी 9 को एनालिटिकल रीजनिंग कांस्टेबल है। के साथ ना, किसी में बताता हूं, वो 9 को कांस्टेबल के साथ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी था। वो उसने एक ही पेपर सारा चला दिया। ये इस तरह भी बार दफा हो जाता है। अब चूंकि वो मैट्रिक और इंटर बेस है, तो वो उसमें एनालिटिकल लॉजिकली नहीं दे सकता। 9 और तारीख को भी दूसरा, जो हुआ कांस्टेबल और एएसआई का, वो भी बिल्कुल टफ था, एनालिटिकल ही था दोनों। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो उसका सब इंस्पेक्टर उसके साथ हुआ है ना, एएसआई के साथ, वो तो जी सर एक ही जी। आना था, सेम पेपर आना था ना, जी तो उसने वो बिल्कुल सेम बिल्कुल पेपर ऐसा। चला दिया ऐसे तो ही। सर अगर आप फर्ज करें जिस तरह असिस्टेंट का पेपर होगा या एसआई का होगा, तो वो सेम वैसे ही देगा लास्ट जिस तरह पेपर दिया उसने? वो तकरीबन उसकी मेंटल थिंकिंग यही है, क्योंकि उस बाज दफा ना ये लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले जब कोई डिपार्टमेंट एग्जाम लेता है ना, तो डिपार्टमेंट ये करता है कि अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा, अब 6 लाख एप्लीकेशन आई सीट्स पे एफआईए की, अब उसने कुछ बच्चे फेल कर दिए सर उसके रनिंग के बाद अंदर। रनिंग में भी तो काफी बच्चे फेल हो गए थे ना वही कह फिजिकल रहा हूँ में। ना, कुछ बच्चे रनिंग में फेल किए, अब जो बच गए जिनकी काफी क्लियर हो गई, ठीक है, रनिंग में कितने फेल होंगे, लाख बच्चा बीच में से निकलेगा, 5 लाख तो फिर भी है बचे हुए। अब वो उन्होंने सेग्रीगेशन उसकी करनी है, क्योंकि इसके बाद तो सीधा इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में वो कितने बच्चे निकाल देंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये समझो कि उसकी मेंटल थिंकिंग होती है कि हम जितने मैक्सिमम बच्चे टेस्ट से फारग कर सके उतने करने हैं। अभी भी आप आज वाला पेपर देखोगे जो कांस्टेबल का आया है, वो मैट्रिक लेवल के ऊपर अप्लाई है ना। अब मैट्रिक लेवल के ऊपर अप्लाई का वो पेपर में जमीन आसमान का फर्क है, वो भी नहीं होना था बच्चों से। और जिन्होंने एग्जाम दिया आप उनसे जाके पूछो, वो उनके लिए बहुत टफ है। इसमें से मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे देता हूं, एक सवाल की। उसने एक क्वेश्चन किया हुआ था कि 1857 की जंग आजादी किस डेट को और कहां से शुरू हुई, किस जगह से शुरू हुई, किस शहर से शुरू हुई। अब मोस्टली बच्चों आपको भी नहीं ये चीज का पता होना कि वो कहां से शुरू हुई थी, किस शहर से था। मेरठ के मुकाम से सर? मेरठ से हुई थी, लेकिन बाद लोगों को नहीं ना पता। ठीक है, इस तरह के और बेशुमार क्वेश्चंस मैं देख रहा था। कांग्रेस कब स्टेब्लिश हुई, उसका ज्यादा जो आज था ना, वो पाकिस्तान अफेयर्स के सवाल थे। उसने पाकिस्तान अफेयर्स पे, पाकिस्तान जियोग्राफी पे बेशुमार तहाशा दिया हुआ है। मेरा लास्ट लेक्चर आप लोगों में से किस किसने लिया था, वो जो चाइना वाला मैंने करवाया था। सर मैंने लिया था। जी सर, आप मैंने मैंने लिया। भी लिया था सर। सर मैंने वो भी लिया चाइना था। वाला जो लेक्चर मैंने लिया हुआ था ना, जी जी सर। उसमें आज वाले पेपर में जाके एक सवाल देखना, उसने पूछा हुआ है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला डैम कौन सा है। जी सर, वो चाइना के अंदर है। जी सर, थ्री गॉर्जेस डैम जो आया था उसमें। थ्री वो गॉर्जियस उसका का आपने क्वेश्चन आया बताया हुआ था। ना। जी सर, वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम के बारे में आपने बताया था। हाँ, मैंने बताया। अब जिसने कर लिया वो तो, एक मिनट, स्क्रीन क्लियर है? जी क्लियर है। जी सर। क्लियर है, ठीक है बच्चे, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब वो थ्री गॉर्जियस डैम जो है, वो मैंने आप लोगों को लिखवाया था और कहा था इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी सर, ऐसे ही है। ऐसे ही अब आप एमसीक्यूज की बुक्स जाकर देखना, कोई नोट्स जाकर देखना, आपको वो एमसीक्यूज नहीं मिलेगा, नोट्स में किसी जगह पे नहीं मिलेगा। तो और जितना वो पोर्शन उसने पाकिस्तान अफेयर्स का पूछा हुआ है, वो तकरीबन तकरीबन सारा मैंने क्लास में करवाया हुआ। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, जो तकरीबन साल 1.5 साल से मेरी क्लासेस ले रहे हैं, उनको पता है। इसलिए
क्लास स्टार्ट करने से पहले बताने का मकसद ये है कि जो बच्चे डिप्रेशन में है ना कि पता नहीं एग्जाम में आ क्या रहा है, मैंने कहा पहले वो चीज क्लियर कर लेना, टॉपिक्स तो होते रहेंगे, तो मैंने पढ़ा देना, आप लोगों ने पढ़ लेना, चले जाना, बात खत्म होगी। ठीक है। अब जी मुझे सर। एक चीज बताओ, आप लोगों में से स्टेनोग्राफर स्टेनो आती किसी को? किसी को स्टेनो आती है आप में से? जी सर की थी। स्टेनो आती है किसी को? नो सर। आती है सर, आती है। आती है? जी सर, कुछ टाइम की थी सर, 3-4 महीने की होगा कब की थी? सर। पिछले साल के दरमियान में 3-4 महीने की थी तो वो बात छोड़ दी होनी है। सर। बस वो तो वैसे ही की थी, मजे की लग रही थी, इंटरेस्टिंग थी तो इसलिए की थी। प्रोफेशनली करने का इरादा नहीं था बेसिकली। अब स्टेनो का जो एग्जाम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, उसमें कोई एमसीक्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। उसने उसमें भी एमसीक्यू उड़ा रही है। कल वो भी स्टेनो का भी एग्जाम है, बीच में उसके भी एमसीक्यू है। हालांकि उसका लेना देना नहीं है एमसीक्यू से कुछ, स्टेनो के एग्जाम का जी सर, वो मकसद तो क्या है, शॉर्ट हैंड बच्चे होता रहने है। का। हालांकि वो इतनी टफ होती है, मुझे आती है, मैंने की हुई है। जी ठीक है। वो इतनी टफ होती है कि वो बच्चा वैसे ही उड़ जाता है उसमें से। सही बात। सर फिर इसका मतलब ये भी होगा कि जितना पेपर टफ आ रहे हैं तो उसका मेरिट भी लो उतना ही होगा? नहीं, ये आपकी सोच है ना। सर मैंने तो सुना है कि कह रहे थे सर, अभी काफी सारी पोस्टें भी चेक की थी तो वो कह रहे थे अगर 80 मार्क्स का पेपर है ना तो मैक्सिमम मेरिट बना भी तो जिस हिसाब से आप पेपर दे रहे हैं, ये जिस तरह स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस सारा इन्होंने पेपर दिया है तो मेरिट 40-45 तक एक्सपेक्टेड है कि होगा। मुझे एक चीज बता दो सिर्फ, टोटल सीटें कितनी है एएसआई की? टोटल सीट्स कितनी है एएसआई की? मैं 150 सीट थी, 150 सर सीट है ना? कंफर्म नहीं है, शायद इतनी हो। 150 सीट थी मेरे ख्याल में। ठीक है। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 150 सीट है, अगर एएसआई में 1 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया तो इंटरव्यू के लिए 5 बच्चों ने जाना, एक सीट पे। एक सीट पे 5 बच्चे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अगर 150 सीट है, ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर लो, अब 150 से कितना आ जाएगा? 750 तकरीबन। 750 बच्चा जाएगा। तो बाकी जो पीछे वो लाइन लगी पड़ी है वो किधर जाएंगे? और अगर 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया है एएसआई का, तो 1 लाख बच्चे में से 1000 बच्चा वो नहीं जो 50 नंबर 40 नंबर के आसपास निकाल जाएंगे? डेफिनेटली निकालेंगे। जी सर डेफिनेटली इससे निकलेंगे। ज्यादा भी जा सकते हैं, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। तो ये आप लोगों की थिंकिंग होती है कि मेरिट कम बनेगा, मेरिट कम नहीं बनेगा। मेरिट उतना ही बनेगा। अगर बिलफर्ज 2000 बच्चों ने 50 नंबर ले लिए तो मेरिट कहाँ पे चला जाएगा फिर? वो तो फिर मेरिट को फेंकेंगे ऊपर। जी सर ऐसे ही है। ऐसे। तो ये आप लोगों की थिंकिंग, पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया ये सिर्फ व्यूज के लिए होता है। इसको ना इतना मतलब सर पे सवार ना किया करो। जो चीजें लॉजिकली थिंकिंग वाली होती है उनको सोचा करो। ठीक है। अब कल जाना ना बच्चों ने, अब देखना कल का पेपर जो है वो सारा जीके पोर्शन आना। अब बच्चों ने क्या करके जाना था यार, एनालिटिकल, उसने क्या कर देना, जीके। चलो जैसे आज हुआ। सर अकॉर्डिंग टू यू असिस्टेंट का जो पेपर होगा आपके मुताबिक सारा एनालिटिकल होगा? असिस्टेंट का पेपर सारा एनालिटिकल नहीं होगा, क्योंकि वो अगर कुछ पोर्शन एनालिटिकल दे देगा, कुछ पोर्शन आपका जीके का दे देगा, तो फिर क्या करोगे? मिक्स करके बना दिया करो फिर। सर जीके का तो टेंशन नहीं है ज्यादा, एनालिटिकल क्वेश्चन है वो हमने मोस्टली तो सर वाजिद एनालिटिकल और आप क्वेश्चंस की भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ नोट शेयर किए थे, देखे थे जी किसी जी ने? सर रीड आउट किए थे हमने सर। हम्म? सर रीड आउट किए थे, आपने जो पिक्चर भेजी थी ना अंदर नोट्स की। तो वो उसकी क्या समझ आई तुम्हें?
सर उनमें से कुछ क्वेश्चन के मतलब जो आपने डायाग्राम्स वाले क्वेश्चन दिए थे ना सर, उनकी हमें नहीं थोड़ी समझ आई, वो कोई काइंडली आप एक दो हमें बता दें उसके बारे में। मैं बताता हूँ। सर वो क्लाउड की पिक्चर लग रही थी सर। यार उसमें ज्यादा जो होता है वो नंबर सीक्वेंस वाला होता है। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट्स वाली मारी ना चवल, ये रनिंग ऐसे ही है, ये आपको टाइम टेकिंग काम ही जाएगा। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, जी 12 सर। हो जाएंगे, ऐसे ही है। पेपर में आप लोगों को ना थोड़ा गाइड कर देता हूँ, जो बच्चे फंस जाते हैं। इधर बात सुनो, 80 क्वेश्चन है, ऐसे ही है। 80 क्वेश्चन है आपके पास, जी सर। 12 स्टेटमेंट वाले आ गए, पीछे कितने रह गए? 68। जी सर। ऐसे ही है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 12 नंबरों के चक्कर में अपने 68 नंबर भी वेस्ट कर देते हैं। क्या फायदा हुआ? आपको वो पोर्शन नहीं आ रहा, आप दफा करो। जो बाकी 68 नंबर है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से 8 गलत हो गए, 60 नंबर तो फिर भी आ ही जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो उस चीज को सर पे सवार करने की जरूरत ही क्या? अब ये किसी ने नहीं की चीज पूछी आप लोगों में से कि अगर हमें एक पार्ट मतलब आउट ऑफ सिलेबस चला गया, नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम है, आप उसको स्किप कर दो। आपका पीछे जो इतना पोर्शन बड़ा हुआ है वो कवर अप करो, उसमें तो मसला नहीं, वो तो आना चाहिए ना। सिर्फ 10-12 नंबरों के लिए पीछे वाले 65-70 नंबर जो है उनको दाव पे लगा देते हैं। उसके ऊपर 3-3 4-4 मिनट एक एमसीक्यू पे वेस्ट हो रहा है, वो पीछे से टाइम ओवर होता जा रहा है। फिर आपको सर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता, पेपर कहाँ से कंप्लीट होगा आपका? पीपीएससी में भी बच्चे ऐसे करते हैं। पीपीएससी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने की? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब बच्चे अन्य बार लगाई जा रहे हैं तो क्या मारे जा रहे हैं, पता भी है नेगेटिव मार्किंग है, करी जा रहे हैं, नहीं रुकते। हालांकि पीपीएससी का असूल है हमेशा 90 से ज्यादा एमसीक्यू से अटेम्प्ट ही नहीं करने, 90 से ज्यादा एमसीक्यू से अटेम्प्ट ही नहीं करने। उसकी वजह यह कि 10 एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, पता ही नहीं होता है क्या, तो वो जो 10 है छोड़ दो। उसके छोड़ने से आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अटेम्प्ट कर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग। सारे सुन नहीं हो गए सुन के? नहीं सर, सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए उनको ये चीज को, ये वाले क्वेश्चंस को। पेपर हमेशा टेक्निक से और मेंटली रिलैक्स होकर अटेम्प्ट किया जाता है, हड़बड़ी में पेपर अटेम्प्ट नहीं होता। क्या आप कहते हो मुझे इस क्वेश्चन नहीं आता, क्या हो जाएगा 5-6 मिनट उधर ही वेस्ट कर दिया, नहीं आता आगे चलो कोई मसला नहीं, एक सवाल है ना आगे चलो, 2 सवाल है कोई मसला नहीं, 5-6-10 का मार्जिन रखना है, एटलीस्ट 10 सवालों का मार्जिन रखना है कि हमें 10 सवाल नहीं आते पेपर में। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो हमेशा 10 सवालों का मार्जिन रख के जाना, मतलब ये 10 सवाल नहीं आते। अगर आप ये बोलोगे ना कि 100 नंबर का पेपर है मुझे 100 के 100 आते हैं, तो ये आपकी बेवकूफी है, फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको 100 में से 100 आते हैं। हमेशा 10 नंबर का मार्जिन आप लोगों ने छोड़ना है। ठीक है, अब इसका हल मैं बताता हूं क्या करना है आपने। वो जो बच्ची कह रही है, फिलहाल छोड़ दिया, छोड़ के बाकी सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद एंड पे वापस आ जाओ, जो ये बार है, फिर बैठ के सोचते रहो, टाइम बचाओ, कोई 1-2-3 तुक्के लग ही जाएंगे, समझ आ ही जाएगा। लेकिन इनके लिए इनको दाव पर नहीं लगाना।
अब वो मैं ग्रुप में देख रहा हूँ 3-4 दिनों से हलचल मची पड़ी है, पता नहीं सैलाब आ गया, तूफान आ गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, ये सिस्टम चल रहा है। पैनिक कर लिया आप लोगों ने सारी तैयारी की, वजह 2-3 क्वेश्चंस देख के। इन चीजों का कोई फायदा नहीं होना, ये आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी टाइम टेकिंग काम है, तो उन्होंने टाइम नहीं देना ना, ये आपने टाइम मैनेज करना है, उन्होंने तो टाइम नहीं देना आपको, ये टाइम आपने खुद से मैनेज करना, वो टाइम नहीं देंगे आपको। उनकी तो कोशिश हुई कि आप फेल हो, बच्चे कम हो, साइड पे जाए। पेपर को हमेशा टेक्निक से सॉल्व करना चाहिए, हमेशा टेक्निक से सॉल्व करते हैं। आता है नहीं आता वो एक बात डिफरेंट है, पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आप में से मोस्टली बच्चों को पेपर आता होता है, फेल हो जाते हैं, क्यों? अटेम्प्ट करना नहीं आता। करेंगे किस तरह से? मेरी एक स्टूडेंट है, पिछले दिनों उसका सार्जेंट का क्लियर हुआ पीपीएससी का पेपर। ठीक है, उसने सेपरेटली मेरे से सिर्फ गाइडेंस ली थी कि सर मुझे बता दें मैंने करना क्या है। ठीक है, और मुझे पेपर से एक दिन पहले ये कह रही थी सर मैंने नहीं आना, मेरा पेपर पास नहीं होना। मैंने कहा तुम पेपर, तो उसके पास रोल नंबर स्लिप भी नहीं थी। ठीक है, मैंने कहा तुम पेपर देने आओ, पेपर दो, बाकी बात में देखी जाएगी। वो सिलेक्ट हो गई, और कोई पढ़ने वाली बच्ची कोई नहीं थी। सिर्फ राइट ट्रैक और राइट गाइडेंस, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पेपर आता है नहीं आता वो एक डिफरेंट चीज है, जो मैं बात करूं वो एक टोटली अलग चीज है। ओके, समझ आ गया सबको? जी सर, ओके। परेशान होके बैठे हुए सारे मेरे ख्याल में, है ना? पता नहीं सर क्या कह रही है। नो नहीं सर, सर आप नहीं, ठीक बस समझा सोच रहे रहे हैं। हैं कि आप सही कह रहे हैं, हमने पहले ये क्यों नहीं सोचा। जी जाहिर सी सर, बात है। हेलो। जी जी। जी सर जी, मैथ के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे सर? उसमें तो टाइम लग जाता है ना सॉल्व करने में। तो सर वो कैसे हम करेंगे? कि आप कोई पेंसिल वगैरह या कोई बात पेन वगैरह लेकर जाएंगे? नहीं, ये ये सेंटर वाले दे देते हैं सर, वो लेड सेंटर पेंसिल वाले और आप लोगों को दे देते हैं चीजें, प्रोवाइड कर देंगे। कुछ भी नहीं लेके जाएं, वो लेड पेंसिल भी खुद देते हैं और पेज भी खुद देते हैं, वाटर बोतल भी अंदर नहीं वो आपको सारा कुछ खुद दे देंगे। जी सर ठीक है, ओके, थैंक यू। भी नहीं लेके जाने देते, बस सिर्फ आपका आईडी कार्ड आपके पास स्लिप हो बस। अब मुझे बताओ इस टॉपिक कौन सा करना है, क्या करो? पाकिस्तान अफेयर्स का पढ़ना है या जीके करवा दो? सर जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो वो करवा दें सर, मेन जीके इम्पोर्टेंट करवा दें। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, इसमें सर नेगेटिव जीके मार्किंग का नहीं है। करवा, क्या हुआ? जीके का करवा दें, जीके का। तो जीके का करवा दें। सर जियोग्राफी भी हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी सर, तो सारा जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको लगता है सर वो गो थ्रू करवा दें एक दफा बस। जीके जियोग्राफी ना वैसे ही आपकी मतलब सीक्वेंस वाइज चलती है, बीच में से आप उसको रैंडम उठा के चला नहीं सकते किसी को। और आपको समझ आती है ना, अगले बंदे को आती है करना क्या उसका। ये टॉपिक ही ऐसा है। 1 मिनट मुझे देना, सिर्फ 1 मिनट।
सर आज वाला पेपर देख के दोबारा जीके पे आ गए हैं, आई मैं कवर वही भूल पेपर गए। देख रहा हूँ, मैं वही पेपर देख रहा हूँ, पेपर देख रहा हूँ, 1 मिनट को जरा मैं आगे थोड़े से क्वेश्चंस देख लूँ, आपको बताता हूँ। 1 मिनट। क्योंकि उसकी मेंटल थिंकिंग समझ में आ गई ना मुझे। सर इसमें कंप्यूटर का पोर्शन आई थिंक ज़्यादा आएगा। तो माइक बंद करो 1 मिनट, पूरा होता है। सारा पाकिस्तान अफेयर है इसमें। जो जीके का पोर्शन है, सवाल कौन कौन से, इस्लामियात है या पाकिस्तान अफेयर्स चल रहा है? वो सी पैक का मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका एब्रीवेशन क्या होता है, किसी को पता है? जी सर। चाइना सर। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब उसने आज क्वेश्चन क्या कॉरिडोर है। पूछी है कि वो डील कौन सी कंपनी कर रही है, चाइना के उससे आगे चला गया कि चाइना कौन सी कंपनी जो यहाँ पे सी पैक बना रही है। पेपर ये भी टफ ही है इस लेवल के लिहाज से। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिकन की ले लो, किसी को नहीं पता होगा। पता है नो क्या? सर। ये 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नहीं, अमेरिका की। नहीं, उसमें अमेरिका की पूछी हुई है। ज्यादा एप्लीकेशन पूछी है, ओपेक की, ओआईसी की, कैपिटल ऑफ ब्राजील। ये तो सर आपने करवाया था, बाकी सर वो दूसरी वो मैंने करवाया था ऑर्गेनाइजेशन। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। उसके बाद और क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के हैं। अब एनालिटिकल के 3 सवाल है टोटल, गिन गिना फिर उसने दिए, टोटल 3 सवाल है। सर वो भी इजी से थे, मतलब लंबी स्टेटमेंट वाले नहीं थे जैसे पहले आ रहे थे। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम कितने देगा, 10 दे देगा, 12 दे देगा, बस इससे ज्यादा नहीं देगा ना। सर सर वही ना। एनालिटिक सर कैपिटल एनालिटिकल में एक ऑफ, था सर्कल वाला सर, वो बता दीजिएगा सर लाजमी। क्या चीज? सर एक क्वेश्चन था सर्कल वाला, बार बार रिपीट हो रहा था कि ए बी सी डी सर्कल में बैठे हैं, ऑपोजिट कौन सा होगा, इस तरह से क्वेश्चंस थे। मुझे भेजना यहाँ पे तो नहीं है। इनमें सर क्वेश्चन नंबर 40 भी इन्होंने रॉन्ग किया हुआ उसका आंसर। कोडिंग वाला जो व्हाइट और उसका ब्लैक वाला, जी सर। ये उसका भी सर आंसर इसलिए गलत दिया हुआ, डी जहाँ पे एम। ये इसकी ना इस तरह सॉल्व नहीं करते आप लोग, ये इसकी एक ट्रिक होती है, नंबर के हिसाब से होता है। अल्फाबेटिकली जो नंबर्स होते हैं ना, जी जी नंबर के सर। लिहाज से इसको अरेंज किया जाता है। सर इसका भी हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। बताता हूँ। मैंने ऑफ की है बच्चा से करें, मैंने बंद की थी। सर ये भी काफी दफा रिपीट हुआ है जो आपने ये बताया था ना हमें, लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, तरबीला डैम वाला। ये सर मोस्टली हर एक पेपर में ही आया क्वेश्चन। हाँ ये भी रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीटिंग क्वेश्चन पे। सर इसके बारे में मैम ने भी लास्ट में लेक्चर दिया था, मैम जवेरिया ने, इस्लामाबाद का बताया था हमें, उसका कैपिटल कौन सा था इस्लामाबाद से पहले, तो उसी के अंदर ये बताया गया कि वो बेसिकली बना कब था, तो वो 14 अगस्त 1967 में ये बनाया गया था। फिलहाल और छोटी सर मोटी आप चीजें पाकिस्तान अफेयर में रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीच में दिए गए, पता नहीं क्या पूछ क्या नहीं पूछ रहे। जीके के सवाल सिर्फ 2-4 है। अब उसने
एक चीज पूछिए कि अमेरिका की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब अमेरिका का ये पूरा एक टॉपिक है और ये अच्छा खासा 2-3 दिन का टॉपिक है, एक दिन वाला टॉपिक भी नहीं है ये। ठीक है, फिर ये कब से है कब तक है, और उसने पेपर में वो क्वेश्चन भी रॉन्ग दिया हुआ आंसर। इंडिपेंडेंस पूछिए या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पूछा उसने, मुझे ये बताना जरा। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो उसने ऑप्शन भी गलत दिया हुआ। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका की स्टार्ट हुई थी 1775 में और ये एंड हुई थी 1783 में। जो उसने क्वेश्चन कहा हुआ है वो 76 है। 76 में अमेरिका ने अनाउंस किया था कि हम लोग आजाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। हालांकि वहां पे स्थूलन तौर पर 1975 का ऑप्शन था। अब ये लॉजिकली ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं पता आप लोगों को, ये टॉपिक नहीं ना किया हुआ तो सही तरह सर से। अगर लेट्स सपोज कि एमसीक्यूज वहां पर ये ऑप्शन ही नहीं एग्जैक्ट है, तो फिर ये क्या करेंगे? मतलब वो हमारा एमसीक्यूज हमें उसका मार्क्स देंगे या वो ये रॉन्ग कर फिर आप देंगे? जो उसके नियर होगा वो करोगे। अगर तो नन ऑफ दीज है तो उस पर लगाओगे, अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो फिर जो नियर वैल्यू है वो लगाओगे। अब वो सवाल ये पूछ सकता है कि अमेरिका की वॉर किससे हुई थी, अमेरिका की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किससे हुई थी। यूके से हुई थी, इनके ऊपर यूके का कब्जा था। बताता हूँ इस सवाल को बाद में, पहले डिस्कस कर। थोड़ा पाकिस्तान अफेयर्स पे आओ, थोड़ी चीजें बताता हूँ आप लोगों को, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो एटलीस्ट आप लोग कर सको। ठीक है, ये वाला पोर्शन बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा इसमें से सवाल आ रहे हैं, मतलब वो देगा इसमें से सवाल। पहली चीज कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई क्यों थी, वो मुहर्रकात क्या थे जिसकी वजह से 1857 की जंग आजादी हुई। ठीक है, उसमें सबसे पहली जो मेन इशू था ना वो ये था कि जो इंडियन आर्मी थी ना, इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी के अंदर उन्होंने बंदूक और गोली, जो बंदूक है ना, बंदूक खोलते थे मुंह से ना क्रिच करके, फिर उसके अंदर वो डालते थे, गोली डालते थे। अब उन्होंने उसके ऊपर एक चीज ऐसी लगा दी जो गाय और सुअर की चर्बी से मिलके बनी थी, जो गाय और सुअर की चर्बी से मिलके बनी थी बेसिकली। अब गाय हिंदुओं के लिए हराम, सुअर हमारे लिए मुसलमानों के लिए हराम था। अब वो जो इंडियन आर्मी में मुसलमान और हिंदू थे उनको ये बात पता चल गई, वहां से इंडियन आर्मी में बगावत फैल गई। पहला मुहर्रक ये था, लोग तो सीधा जो ले जाते हैं इसको 1857 को जो है वो बहादुर शाह जफर के पास, ऐसा नहीं था। पहली बगावत फैली थी इंडियन आर्मी के अंदर से। अंग्रेज आर्मी और इंडियन आर्मी इकट्ठी थी ना, सारी आर्मी के अंदर से बगावत फैल गई थी। इशू ये हुआ था बीच में से क्रिएट। अब उस इशू के चलते जो दूसरे राजा थे ना, उन्होंने उनकी जो मतलब रियासतें थी उनको बचाने के लिए आपस में गठजोड़ शुरू कर दी, जिसमें से झांसी की रानी का नाम सुना आप लोगों ने, झांसी की रानी। जी जी सर। सर। झांसी बेसिकली झांसी इंडिया का एक इलाका है झांसी। वहां की जो रानी थी ना उनके साथ अंग्रेजों के क्लैश हो गया था। ठीक है, वो कोई जमीन का मामला था, अंग्रेज कहते हमने लेने, उसने जो थी वो
दी नहीं तो अंग्रेजों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। वो क्लैश चल रही थी, वो इनके चलते वो अपनी आर्मी लिए। उसके बाद मीरठ के नवाब, जहां से वो बात शुरू हुई है, मीरठ के नवाब जो है वो, उनके साथ इनका फटा चल पड़ा था अंग्रेजों के साथ। इसके बाद एक बंदा और था, मेरे माइंड में नाम नहीं है, ये 4-5 बंदे ना मिल के गए बहादुर शाह जफर के पास कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करनी है, तो आप हमारा उसमें साथ दें। बहादुर शाह जफर ने कहा कि मेरी हड्डियों में तो अब जान नहीं है, ठीक है, तो मैं तो मतलब ना जंग करने के माहौल में नहीं। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप आए हमारे साथ, मिलकर करते हैं। वो एग्री हो गया। बहादुर शाह जफर का एक बेटा अंग्रेजों ने खरीद लिया। उन्होंने कहा जी कि तू बीच में से हमें मुखबरी कर हमारे साथ मिल जा, तुझे मुगल एम्पायर भी तेरा चलता रहेगा, तुझे अगला बादशाह बना देंगे हम लोग, तुम्हारे साथ चल, ठीक है। ये इन्होंने सिराजुद्दौला के लिए भी ऐसे ही किया, ठीक है, और उसके बाद टीपू सुल्तान के लिए भी इन्होंने यही काम किया, धोखे से उनको मारा, धोखे से इनको मारा। अब जब वो आर्मी के अंदर बगावत शुरू हुई ना, उस आर्मी में एक बंदा था मंगल पांडे, जी सर, सिपाही मंगल मंगल पांडे। मूवी भी तो बनी हुई है इस पे सर, आमिर खान की। क्या हुआ? सर इस पर मूवी भी तो बनी हुई है मंगल पांडे पे। हाँ, मूवी बनी है आमिर खान की। यही सर वो बंदा था जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम जो जंग आजादी का आगाज स्टार्ट हुआ था। वो हाँ वही था ना बीच में। वो आप लोग जाकर मूवी के टाइम में तो देखना, उसमें वो पूरी तफसील कैसी है जो थी, ठीक है। अच्छा, मंगल पांडे सबसे पहली गोली इसने चलाई थी। पेपर में सवाल पूछा था कि सबसे पहली गोली किसने चलाई थी। सबसे पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। तो अंग्रेज आर्मी ने इसको पकड़ इसका कोर्ट मार्शल करके इसको चौक पे उन्होंने फांसी पे लटका दिया। जब इसको फांसी पे लटकाया, वहां से वो पूरी बगावत जंग की सूरत में बदल गई, ठीक है। वो जंग की सूरत में बदलने से क्या हो गया कि वो जंग आजादी का आगाज हो गया। उधर से वो अपनी रियासतों वाले फौज ले आए, फौज ला काम शुरू हो गया। अंग्रेज वहां पे मारे जाने थे सारे, लेकिन उन्होंने चाल चल दी। उन्होंने कहा जी कि आपका जो अभी इस टाइम बर्मा है, बर्मा, वहां से हमारी फौज आ रही है, ठीक है, वहां से हमारी फौज आ रही है और वो किसी भी सूरत में यहाँ पहुंचने वाली। हालांकि ये झूठ था, फौज नहीं आ रही थी उनकी। उन्होंने अफवाह फैलाई। अफवाह फैलाने से वो जो आर्मी के थे ना मुसलमान और हिंदू, वो पीछे हटना शुरू हो गए। वो पीछे, अंग्रेजों ने वापस अटैक कर दिया। ये फिर इस टाइम पे सारे मामला चले। उसके बाद उन्होंने सारे कैद किए, बहादुर शाह जफर वगैरह को रंगून में जाके कैद किया, वहीं पे उसका मकबरा, ठीक है। उसके बाद आगे इनके वायसराय शुरू हो गए, वायसराय शुरू हो गए, मामला आगे चले, ठीक है। कोई 20 साल गुजरने के बाद, कुछ लीडर उठना शुरू हुए कि हमें ना अंग्रेजों से आजादी चाहिए। कुछ लीडर उठना शुरू हो गए कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए। उस जनरेशन में फिलहाल हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे साथ साथ, ठीक है। इस सिनेरियो में 1885 में हिंदुओं ने अपनी एक पार्टी बनाई, उसका नाम इन्होंने रखा कांग्रेस। अभी कायदे से पैदा नहीं हुए ना, नहीं हो गए थे, हाँ हो गए थे, कायदे में बोलोगे बात। उन्होंने कांग्रेस बनाई। इसको आगे उन्होंने फर्दर लीड करना शुरू किया, ठीक है। लेकिन बीच में से ये अंग्रेजों के साथ राजदार थे। सारा जोर इनका किस पे चल रहा था? 2 पार्टियों पे, या सिखों पे या मुसलमानों पे। सिखों पे भी और मुसलमानों पे। खाली मुसलमान नहीं थे, सिख भी थे बीच में। उसके बाद जब मुसलमानों ने इनके हालात देखे ना, तो वो इनसे पीछे हो गए।
उसके बाद सर आगा खान, सर आगा खान वन, सर आगा खान वन, उनकी क़यादत में कुछ लोग मुसलमान 20-25 लोग उस टाइम के जो है वो मेयर जो था वायसराय जो था हिंदुस्तान का, उसके पास गए कि हमारे ये मुतालबात है मुसलमानों के, ये पूरे किए जाए। ठीक है, तो बेसिकली वो पहले हाँ वायसराय के पास गए, तो वायसराय ने कहा जी कि आपके मुतालबात मैंने रख लिए, ठीक है, ओके, लेकिन अगर मैं अंग्रेज सरकार के सामने ये मुतालबात रखूंगा तो क्या कहूंगा कि किसने दिए, कौन लोग थे, आम आदमी थी, तो वो उठा के इसको बाहर फेंक देंगे। कहता बेहतर है कि आप लोग अपनी एक पार्टी बनाएं, अलग से एक पार्टी बनाएं, पार्टी बनाने के बाद फिर ये मुतालबात मेरे पास लेकर आए, तो मैं इनको जो है वो अप्रूव करवाने के काबिल भी हो सकूंगा। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी कुछ क्लियर हुई या नहीं मुझे बताना एक बार। अभी मैं बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं, मैं टॉपिक को सिर्फ आगे चला रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। जी सर। जी सर। अच्छा, फिर इन्होंने सर आगा खान साहब जब वापस आए उन सबके साथ लोगों के साथ, फिर उन्होंने आकर जो है वो अपनी पार्टी की बुनियाद रखी। उसका नाम क्या रखा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी कब थी, 1906 में बनी थी। इसने पूछ रहा ये कब बनी थी, 1906 में। आज भी पूछा हुआ था, आज भी उन्होंने यही पूछा हुआ था कि कब बनी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और कांग्रेस ने पूछा था कि कब बनी थी। इसके बाद आगे मामला चले, फिर कायद आजम जो है वो शामिल हो गए मुस्लिम लीग में पहले, और इलामा इकबाल कहाँ पे थे, कांग्रेस में, वो कांग्रेस में थे। इवन के इंडिया का एक नगमा है, शायद आप लोगों ने सुन रखा हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जी सर। सुना हुआ, जी सर। ये इकबाल ने लिखा था, ये इकबाल ने लिखा हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने लिखा हुआ है। इसके बाद जो बकायदा कायद आजम ने काम स्टार्ट किया ना, वो 1913 से किया, 1913 से। गांधी जी भी जब आए तो वो 1916 के बाद आए, गांधी जी जब आए 1916 के बाद से कांग्रेस में आए। अच्छा, यहां से जब इन्होंने अपना लाहे अमल का आगाज किया तो फिर हिंदुओं को तकलीफ शुरू हो गई कि भाई हमारे मुकाबले में पार्टी आ गई, और फिर आके इन्होंने अपने मुतालबा जो है वो अंग्रेजों से बनवाना शुरू कर दिए। ठीक है, इसी तनाजर में जवाहरलाल नेहरू, इसका बाप था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, उसने एक रिपोर्ट पेश की अंग्रेजों के सामने ना, अपने मुतालबात एक किस्म करके थे। उस मुतालबात के जवाब में 1927 में उसने वो मुतालबात रखे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने वो बेसिकली एक रिपोर्ट थी जो उसने शाया की थी। उसके जवाब में 1929 में कायद आजम ने 14 नकात दी, 14 नकात। अब वो पेपर में सवाल क्या करता है, 14 नकात तो 1929 में दे दिए, किसी रिपोर्ट के जवाब में दी थी, किसने वो रिपोर्ट लिखी थी, वो सवाल ये करता। बेसिकली वो लिखी थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, उसके बाद 1930 में आपका वो इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद, और उसमें लोग वो पूछ रहे कितने लोग थे, उस खुतबे में कितने लोग थे, उस जलसे में 72 लोग थे, सिर्फ 72-73 लोग थे। ठीक है, जिनके सामने वो इलामा इकबाल ने अपना वो खिताब किया था।
1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है। 1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, इंग्लैंड में। ठीक है, अंग्रेज सरकार क्या करती है उसमें मुसलमान और ये मुस्लिम लीग को भी दावत देती है, कांग्रेस को भी देती है। कांग्रेस उसका बाइकआउट कर देती है कि हमने नहीं जाना। सेकंड क्लियर है? जी सर। ओके। सर ये लास्ट वाली बात दोबारा रिपीट कर दें एक दफा। 1931 में फर्स्ट गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो लिख लेना। ठीक है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में। पूछे थे कहां पे हुई थी? लंदन में हुई थी। इसमें उन्होंने, अंग्रेज सरकार ने मुसलमानों को बुलाया, हिंदुओं को बुलाया कि आ जाओ और बातचीत करते हैं आपस में कि क्या मुतालबा है, क्या चीज है। मुस्लिम लीग वाले गए, कांग्रेस वालों ने कर दिया बाइकआउट कि हम नहीं जा रहे भाई। खुतबा इलाहाबाद को क्या कह रहे हो? सर वो पूछ रही थी, वैसे 1930 में हुआ था खुतबा इलाहाबाद। ओके। अच्छा, कांग्रेस ने कर दिया बाइकआउट। अब जब मुसलमान गए तो मुसलमान अकेले थे, उन्होंने अपने सारे वहां पे मुतालबा जब वो कुछ हद तक मनवा लिए। जब मनवा के वापस आए, इनको तकलीफ शुरू हो गई कांग्रेस को। ठीक है, उसके बाद दोबारा 1932 में सेकंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें ये लोग गए जिद में आके, क्या आप देखते हैं हम लोग। लेकिन वो इतनी खातिर ख्वाह कामयाब नहीं रह सकी थी। सर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लंदन में हुई थी। हाँ जी, लंदन में हुई थी। दोनों कॉन्फ्रेंस लंदन में ही हुई। बेसिकली यहाँ पर मामला ये चल रहे थे कि इलेक्शन आ रहे थे। वो कहते कि हमारा इलेक्शन कराएं, जिसकी ज्यादा अक्सरियत है वो अपनी हुकूमत बना ले। ठीक है, तो उस इलेक्शन के चलते बेसिकली ये दो गोल मेज कॉन्फ्रेंसें हुई थी इंग्लैंड में। अच्छा, अब जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन 1937 में हुए, 1937। एक बार डेट चेक करना कि हिंदुस्तान के जो इलेक्शन 1935 में थे या 37 में थे, गूगल में चेक करना। 37 है या 35 है? 35 है शायद, अगर मुझे मिस नहीं हो रहा तो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर गोल मेज कॉन्फ्रेंस 30, 31 और 32 में हुई है 3। पहली 31 में, दूसरी 32 में। पहली सर 30 और 31 में हुई है और दूसरी भी 31 में ही हुई है। पहली कब हुई है? दिसंबर में हुई है 30 से जनवरी तक ना, 1931 पहली में। 31 में, दूसरी 32 में, दोनों एक साल सर नहीं। मैंने सर ओके सर। 37 है, इलेक्शंस 37 में। इलेक्शन स्टार्ट कब हुए, 35 में या 37 में? सर 35 में एक्ट आया था, 37 में इलेक्शन हुए थे। ओके, मैं वो चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ। अच्छा, 37 में इलेक्शन आ गए, 37 में इलेक्शन हुए 2 साल बाद, और इसमें कांग्रेस जो है वो भारी तादाद से जीत गई, बिग मार्जिन से इन्होंने ना किया काम। जब ये लोग जीते हैं ना, उसके बाद तो मतलब इनकी चांदनी हो गई। और इसी दुख में कि मुस्लिम लीग ने काम सही नहीं किया, कायद आजम ने मुस्लिम लीग छोड़ दी, सियासत ही छोड़ दी, निकल गए थे। अब पेपर में ये भी सवाल बनता कि कायद आजम ने किस टाइम पे मुस्लिम लीग छोड़ी थी और वापस कब आए थे। 4 साल बाहर रहे थे वो उस चीज से। सर इन्होंने छोड़ी कब थी और ज्वाइन तब कब की थी दोबारा? 37 में छोड़ी थी, 41 में वापस आए थे। कुछ 37 है, कुछ 39 है।
अब एक बार कंफर्म कर लेना, डेट 39 या 37 से कंफर्म कर लेना, वापस 41 में आए थे दोबारा कायदे आज़म। वो बेसिकली सियासत से बाहर निकल गए कि मैंने नहीं करनी। कंफर्म कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे डेटें ना भूली पड़ी सारे इस टाइम पे। जरा, एक तो मेरे कान ने मेरी जान खाई हुई है कल से ना। अच्छा, ये 1931 आपको शो कर रहा है दोनों का, लेकिन दोनों 31 में नहीं है, 32 में है। इसको मैं फिर एक बार कंफर्म कर लूंगा, लेकिन ये एक 31 में है, दो 32 में है। दो 32 में है, एक 31 में है। लेकिन सर बुक्स में तो 30, 31, 32 आता है कि पहली 30 में हुई थी, दूसरी 31 में और तीसरी 32 में हुई थी। हाँ, ऐसे ही आता है बुक्स में, लेकिन वो है नहीं इस तरह से। बुक्स और में तो बहुत यही बुक्स अलग में तो लिखी हुई है। सर जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें ये तो नहीं लिखा कि कायदे आजम ने कभी मुस्लिम लीग छोड़ी भी थी। मतलब ऐसा डाटा मिला तो नहीं है, मतलब जितनी भी जनरल नॉलेज की बुक्स है ना उसके अंदर वैसे पता नहीं है आप इसको वैसे ये जाके बात सोच का। करना, लेकिन आपको ये चल तो जाएगा। पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि कायद आज़म ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की और कब लेफ्ट की। हाँ, ये चीजें हैं ना, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। सर यहाँ पे शो जी करवा रहा है कि उन्होंने लीव नहीं की थी, बल्कि ये दिखा रहे सिकंदर जिनाब एक्ट आया था 1937 में। हाँ, तभी उन्होंने छोड़ी थी ना, 37 में सर छोड़ी लेफ्ट थी। का नहीं आ रहा, वो कह रहा है लेफ्ट, लेफ्ट का नहीं कह रहा वो। लेफ्ट की किसी ने कहा कि सर, उन्होंने सियासत छोड़ दी थी। सर सियासत छोड़ी ऑफिशियली थी, नहीं की तो होगी। सियासत का होता है, सियासत का छोड़ा था, वापस ज्वाइन कर दी थी 41 में की थी, 41 में 4 साल बाहर रहे थे। अच्छा, अब अगली बात सुन लो। जब 1937 में इलेक्शन वो जीती है कांग्रेस, उसके बाद इन्होंने अपने निसाब शुरू कर दिए स्कूलों में, यानी इनकी क्लासेस कहाँ पे होनी, मंदिरों के अंदर इनकी क्लासेस होती थी। अब जब मंदिरों के अंदर इनकी क्लासेस होती थी, तो ये मुसलमान बच्चों को खास तौर पर हिंदू तबलीग करना शुरू कर दी, ताकि वो अपना अकीदा छोड़ के हिंदू हो जाए। उसके चलते मसाइल बनना शुरू हो गए, लोग इनके खिलाफ होना शुरू हो गए, मुसलमान सारी पार्टी इनके अपोजिट चली गई। ठीक है, इस सारे सिनेरियो में क्या हुआ, हुकूमत चल नहीं सकी। 1939 में हुकूमत टूट गई। 1939 में 2 साल बाद हुकूमत टूट गई। और भी बेशुमार मसाइल थे जिनको कांग्रेस डील नहीं कर सकी, और अंग्रेजों ने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। अब जब अंग्रेजों ने असेंबलियां डिसॉल्व की, तब इनको पड़ गया वक्त। 40 में फिर आपकी आ गई जो थी वो 23 मार्च 1940 वाली रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान। किसने पेश की? अब्दुल हक ने। पूछ लेते हैं उनका ताल्लुक कहाँ से था। उनका ताल्लुक बेसिकली बांग्लादेश से था, बंगाल से था। अच्छा, 41 में वापस आए, कायदे आजम, और फिर उन्होंने आकर दोबारा से एक नए सिरे से स्टार्ट किया। ये और चीज है। यौम निजात कब मनाया गया था, वही बता रहा हूँ, 1939 में, वही तो बता रहा हूँ। 2 साल बाद असेंबलियां टूट गई थी, खत्म हो गई थी, और यौम निजात वही है जो बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद जो इलेक्शन हुए जून 1946 में, जून 1946 में, जिनका बुक्स में भी आप लोगों को मिलता जिक्र कि जून 1946 में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें मुस्लिम लीग ने तकरीबन क्लीन स्वीप मार दिया था। मतलब
4 सीटें थी या 510 सीटें थी, उसमें से 478 सीटें मुस्लिम लीग ले गई थी और इनका फिर बन गया था सारा सिनेरियो। अब जब ये हुए ना इलेक्शन जीतने, इनका जी हमें ओवरऑल सीट्स या मुस्लिम सीट्स जो थी? मुस्लिम सीट्स जो थी वो सारी की सारी ये लोग निकाल गए थे ना तकरीबन। अब इन्होंने कहा कि हमारा सेग्रीगेशन करें। अब पेपर में सवाल ये बनता है कि जब इंडिपेंडेंस हुई है उस टाइम पे इंडिया की रियासतें, इंडिया के सूबे कितने थे, हिंदुस्तान के सूबे कितने थे? एक और बड़ी बात आप लोगों को बताता हूँ। आप में से वो कौन देखता है क्रिकेट? कौन कौन देखता है क्रिकेट? कौन कौन देखता है आप में से? मैं देखता हूँ। बड़ा एक डीप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने कभी इस चीज को नोट नहीं किया होगा। जी सर पूछें। जब भी हमारा कोई वर्ल्ड कप वगैरह होता है क्रिकेट का, उसमें मैच से पहले सबके नेशनल एंथम होते हैं, ऐसे ही है? जी सर ऐसे ही। सर कभी आप लोगों ने इंडिया का नेशनल एंथम सुना? जी सर, जिसकी समझ जी ही सर नहीं आती। सुना है। कभी इसको ध्यान से बैठ के गौर से सुनना। जब वो सूबा के नाम लेते हैं ना, उसमें वो सिंध का भी जिक्र करते हैं। अच्छा सर। पंजाब, सिंध, गुजरात, वो बकायदा सिंध का नाम लेते हैं अपने नेशनल एंथम में। वजह उनका तराना लिखा किसने था नेशनल एंथम में? अल्लामा इकबाल। किसने? इनका नेशनल एंथम लिखा था आजाद साहब ने। पूरा नाम मेरे माइंड का स्किप हुआ था हर दफा ही। आजाद साहब ने लिखा था कि इनको शहीद कर दिया गया था बाद में। मुसलमान थे वो बेसिकली, आजाद। कोई कहते मुसलमान थे, कोई कहते हिंदू थे, अब उनका समझ नहीं क्या था। 12 उन्होंने नेशनल एंथम लिखा था और ये हिंदुस्तान पार्टीशन से पहले का लिखा हुआ है। और पार्टीशन पहले हिंदुस्तान के 11 सूबे थे। 11 सूबे थे हिंदुस्तान के, 11 सूबे थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ये लिख लो अपने पास। वो सर अब्दुल कलाम आजाद साहब थे अब्दुल जिन्होंने। कलाम आजाद साहब, अब्दुल कलाम आजाद साहब, जी सर। उन्होंने इनका नेशनल एंथम लिखा था इंडिया का। और इनको भी शहीद कर दिया गया था 1932 के 33 के राउंड में। ठीक है, तो ये इनका नेशनल एंथम तब से चलता हुआ आ रहा। तब उस टाइम पे जो हमारे पास सूबे थे ना, वो पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, 4 ये अपने वाले थे। उसके बाद उधर से आ जाओ, एक बंगाल बांग्लादेश का, उसके बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मद्रास, बिहार। मद्रास, मतलब और बिहार सर। मद्रास। मद्रास से याद है, मद्रास आज के टाइम में कौन सा शहर है उनका? ये भी सवाल बनता पेपर में। महाराष्ट्र। मद्रास आज के टाइम में कौन सा शहर है, पता आप लोगों को? सर ये क्वेश्चन पीपीएससी में बार बार आया कि मद्रास इज द ओल्ड नेम। चेन्नई का, चेन्नई। चेन्नई ओल्ड टाइम में मद्रास होता था। ठीक है, ओल्ड टाइम का मद्रास आज का चेन्नई है। ठीक है, यहां तक को समझ आया या कुछ नहीं? जी सर। जी सर। जी जी सर समझ आ गया।
कोई सवाल किसी का है तो पूछ लो। अच्छा, ये मैंने सिर्फ एक चलती चाल में बता दिया सारा कुछ कि ये हुआ। अब इसमें वो शिमला कॉन्फ्रेंस और वो पता नहीं कौन कौन आए कौन कौन गए, वो सारी तफसीलात ना वो डिटेल में करने वाली है, जो मैं आप लोगों को कहोगे तो कल से करवा दूंगा पूरी तफसील, क्योंकि ये बेसिकली जब जंग सर खत्म करवा हुई है, दें। मैं बताता हूँ आपको, जंग खत्म हुई है, जंग खत्म होने के बाद पहला वायसराय कौन था, पेपर में सवाल बन जाता है, लॉर्ड सर कैनिंग लॉर्ड था। कैनन। लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, ये पेपर में सवाल बन जाता है, लॉर्ड कैनिंग तो साहब। सर जी जी, सर आखिरी कौन था? लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट। माउंट बैटन। ये भी पेपर में सवाल बहुत दफा आया हुआ कि आखिरी कौन था, लॉर्ड माउंट बैटन। लॉर्ड कैनन के बाद एक इनका आया था वायसराय, जिसका कत्ल कर दिया गया था, और वो कत्ल करने वाला मुसलमान पठान था, शेर खान अफरीदी करके नाम था उसका। शेर खान उसको, मतलब उसका ये पूरा नाम था शेर खान, ठीक है। वो सारी तफसीलात वो 1872 में हुआ था, मार दिया था उन्होंने वायसराय उसका, जेल में गया था कैदियों को देखने, सर उस वहां पे वो वायसराय का नाम क्या था? उम्र एग्जैक्टली माइंड में नहीं है एक बार, मतलब लॉर्ड कैनन के बाद आया था वो, दूसरा वायसराय था इनका, दूसरा या तीसरा था, 1872 की बात है। उस टाइम उसका कत्ल हो गया था, जेल में कैदियों को देखने गया था, वहां पे एक कैदी था शेर खान, शेर खान नाम का कैदी था, ठीक है। उसने चाकू के वार से उसको मार दिया था वायसराय को। सर लॉर्ड मेयो है और शेर अली है। शेर अली, मैं वही कह रहा हूँ, शेर खान, शेर अली खान, शेर अली खान का नाम उसका। बच्चे जो आपने मुझे तफसील भेजी है ना इरम, ये है पार्टीशन के बाद, पार्टीशन के बाद नए सूबे बने थे, मैं पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ, पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ, पार्टीशन से पहले आपके पास जो थे वो 11 सूबे थे, और जो असम है, असम पाकिस्तान में नहीं है, असम उधर है, असम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना, ठीक है। पाकिस्तान के 4 सूबे ही आए थे, पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान, असम उनके पास है। सर एक और एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ था, जो आपने बताया था कि चाइना का जो है वो फ्रीडम डे क्या है, वो 1949। आजादी कब हुई थी? जी जी सर 1949 की थी ना सर? 1949 है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब वो क्या नाम लिया था उसका, लॉर्ड का जो कत्ल हुआ था, लॉर्ड लॉर्ड मेयो, बेबे ना? सर मेयो मेयो मेयो। म्यू, लॉर्ड बेबे भी बताएंगे। ये सारी बताने का बात करने का मकसद ये कि इसमें से बहुत तफसीलात मैं छोड़ गया हूँ अभी फिलहाल, सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है कि कल के एग्जाम में कोई इनमें से पूछ लेता, थोड़े बहुत जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी जो उनकी डिटेल तफसील है वो कल से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया सर। वो समझ आया, कुछ रिलैक्स हुआ माइंड के नहीं हुआ पेपर के हवाले से? नहीं सर जी काफी सर, काफी काफी हौसला ज्यादा बढ़ा। यस सर। काफी चीजें आज नहीं है जो पहली दफा सुनी है, पहले नहीं पता थी। देखो अभी उसमें भी बहुत सारी चीजें आप बेटा सुनोगे नहीं, अभी मुझे स्टार्ट करने दो टॉपिक, क्योंकि आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं तो बताया कुछ नहीं ना कुछ लिखा है, ये सिर्फ मुझे टॉपिक आज करना, सिर्फ आज आप लोगों का सिर्फ मैंने माइंड क्लियर करना था कि पेपर जाके कल अटेम्प्ट किस तरह से करना है, जो पहले बेचारे आप लोग खा पा रहे थे, कोई 3-4 दिन से मेरी क्लास नहीं हो रही थी, वो मैडम आपकी क्लास ले रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल सका, वरना मैंने आपको पहली क्लास में ये चीजें क्लियर कर देनी थी, कि मेरे साथ आपने क्लास नहीं हुई इसके बाद। सर जी सर, यूरोप और थोड़ी तसल्ली मिल अफ्रीका गई में से आपने तो बता बताया दें सर था। इम्पोर्टेंट। एक मिनट एक करके बोलो क्या करिए। सर मैं ये कह रही हूँ कि उससे थोड़ी तसल्ली मिल गई, जो आपने पैटर्न बताया कि पहले आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करें या वन लाइन स्टेटमेंट वाले करें, इससे आपका टाइम भी बचेगा, और जो आईक्यू वाले हैं उसको बाद में सॉल्व करें। हाँ जी, यही पैटर्न का तो पेपर, उसको पैटर्न देख का के तो तरीका आप भी है। वैसे भी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मतलब ये तो क्या हो गया, इसको देख के तो जो चीजें आती हैं वो भी भूल जाती हैं,
वैसे ही हाँ बंदा तो उस टाइम हाँ तो एग्जामिनेशन हॉल में गलती वैसे ही करना बंदा नहीं आता ना कोई बात, स्ट्रेस होता क्या है। हो जाएगा, नहीं आता 0 मार्क्स है ना, गलत करोगे तब भी 0 है, छोड़ दोगे तब भी 0 है, तो छोड़ दो, आगे चलो। सर बिल्कुल नहीं सर, ऐसे ही आपने है। ये बड़ी अच्छी बात की है कि लंबी स्टेटमेंटों को हम लोग जो पहले प्रेफर करते हैं उन्हीं पे टाइम अपना कंज्यूम कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं बचा, नहीं बता, एमसीक्यू फुलफिल नहीं हुए। ऐसे ही है। जी सर, आपने तो बहुत उसमें अच्छी बात टाइम की। वैसे ही है, कंज्यूमिंग के साथ आपके ना बहुत जो ब्रेक ऐसे भी बच्चे ना, कर ये मैं सकते आपको हैं, सीधा और गलत दूसरे बताऊंगा। चीजों के लिए टाइम ही नहीं, मतलब कि वो उस तरह नहीं काम करता जिस तरह से करना चाहिए। आईक्यू वाले सॉल्व करके उनका वो भी हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, आगे जाते हैं तो जो चीजें हमें आती हैं वो भी हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ आपकी 3-4 दिन से क्लास नहीं हुई, वरना मैंने आपको ये चीजें पहले ही क्लियर कर देनी थी। सर मैडम आपसे यूरोप और क्लास में होगी। क्या हुआ? सर यूरोप और अफ्रीका में से इम्पोर्टेंट कंट्रीज बता दें ताकि वो खुद से देख लें अगर हम तो। सर यार वो अफ्रीका रहते के हैं ना 54 यूरोप में। कंट्रीज है, अफ्रीका के 54 कंट्रीज है। सर यूरोप के ऐसे यूरोप के आपके पास टोटल 29 के 30 कंट्रीज है यार, 30 का बताऊंगा मैं जी, बताओ। सर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बता दें, जाहिर है सारे तो कवर नहीं हो सकते, लेकिन सर ऊपर ऊपर से देख सकते हैं। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि किस किस का बताऊंगा। सर यूरोप के कितने कंट्रीज आपने बताए? 44 56 कंट्रीज अफ्रीका के, 44 44 सर ने बताया और 54 अफ्रीका के। यूरोप के। मैं बताऊँ, यूरोप के आप सिर्फ कैपिटल और प्रिंसेस देख जाना, बाकी जो उनकी तफसीलात है बाद में फिर कभी सही किसी से बात नहीं। सबसे पहले देखो इंग्लैंड, इंग्लैंड, जी सर। बेल्जियम, जी सर। इंग्लैंड, बेल्जियम, नेदरलैंड, नेदरलैंड, जी सर। जर्मनी, जी सर। फ्रांस, जी सर। फिनलैंड, फिनलैंड, हो गया सर। पोलैंड, पोलैंड। नॉर्वे, जी सर। डेनमार्क, डेनमार्क। स्वीडन, स्वीडन। पुर्तगाल, जी सर। पुर्तगाल, पुर्तगाल। स्पेन, जी सर। इटली, इटली। क्रोशिया, क्रोएशिया। जी सर। इसके अलावा काफी है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया लिख लो, ऑस्ट्रिया, जी सर। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, जी स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। सर। एक और लिखो यूक्राइन, ये आधा यूक्रेन। इसमें और आधा एशिया में, यूक्राइन। जी सर। ओके, अफ्रीका के लिखो जल्दी से। जी सर। अफ्रीका, अफ्रीका के टोटल है आपके पास 54 कंट्री। सबसे पहले लिखो मोरक्को, उर्दू में मोरक्को। इसको कहा जाता है मराकेश, मोरक्को। जी। अल्जीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र। इसका आज ही पूछा था कि इसका कैपिटल कौन सा है, मिस्र का। सूडान, सर इसका इजिप्ट का था सीआरओ, कायरो, वही सर का। सूडान, जी सर हो गया। चैड, चैड CHAD, चैड, जी सर। जी सर। चैड, एरिटेरिया, जी सर। एरिटेरिया,
जी। एरिट्रिया। जी सर। एथोपिया, इथियोपिया। एथोपिया, जी सर। सोमालिया, सोमालिया। युगांडा, युगांडा। कीनिया, और कीनिया। कीनिया, कीनिया। नाइजीरिया, नाइजीरिया। नाइजीरिया, जी सर। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। जी सर। साउथ अफ्रीका, जी सर। और कौन सा मुल्क इंपॉर्टेंट है? एक मिनट। तंजानिया, तंजानिया। जी सर। तंजानिया, जी सर। चैड, चैड लिख लिया। जी सर। ठीक है, यही है। सर बुक ऑथर्स भी अगर बता देते तो। किसका? बुक ऑथर्स। बुक ऑथर्स। जी सर, जैसे जी विलियम सर, वैसे शेक्सपियर की आता बुक नहीं है बुक ऑथर्स वगैरह का। बुक ऑथर्स का नहीं आए पूछा थे जा अभी। रहा। बुक ऑथर्स का तो नहीं पूछते, वो इसमें नहीं है, वो चीज जियोग्राफी में नहीं, बुक ऑथर्स की। बुक ऑथर्स में अगर है तो उसका लिख लो। यूरोप में जर्मनी है, जर्मनी में वो है आपका हिटलर, हिटलर ने बुक लिखी थी, उसके बारे में पूछ लेता कि वो कौन सी बुक उसने लिखी थी। जी सर। हिटलर के बारे में वो पूछ लेता, वो एक बार देख लेना। हिटलर, हिटलर ने एक बुक लिखी थी, अब मेरे माइंड में नहीं है, वो चेक कर लेना, ठीक है। उसके बारे में पूछ लेता बात। और सर वो क्वेश्चन बता दें, वो जो भेजा है आपको, सर दोबारा भेज दूं? वो मुझे ग्रुप में भेजना, बताने है। ठीक है सर। ठीक है। और कुछ? सर सर और वो तो जो माइंड में आपने नहीं आ रहा। फिगर वाला क्वेश्चन बता रहे थे, आप कह रहे थे वो मैं करवा देता हूँ। कौन सा वाला? वो डायग्राम वाला सर। व्हाइट और ब्लैक। जी सर, एक ये और एक जो आपने उसमें पिक्चर भेजी थी जिनमें फिगर यार मेरी वाले बात क्वेश्चन। सुनो, ऐसे सवाल है ना, मेरी बात सुनो तसल्ली से। जो इस तरह के सवाल है ना, ये अल्फाबेटिकली होते हैं। अल्फाबेटिकली का मतलब ये है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इसमें से आप लोगों ने इनकी नंबरिंग देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह आपने आगे चलते जाना, पूरे जब 26 हो जाएंगे। अब जैसे ही H8 पे आना, इस तरह से 8 लिख लो। आई का 9 है, ये 9 आ जाएगा। ये कोड इस तरह से चलते हैं नंबरिंग वाइज। जैसे बी है 2, एल का देख लेना क्या आएगा, ए का 1, उसके बाद सी का है 3, ठीक है, उसके बाद के का देख लेना कौन सा आएगा। तो ये जो आपका फिगर नंबर आएगा ना, उससे अगला पूछेगा कि इसका कोड क्या है, मतलब ये किस तरह से बनेगा। तो वो आपने बताना कि जो नंबर आ रहा है उसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं? जी सर। जी सर। सर वो वाला भी एक दफा अगर बता देते सर, ये कि अली का 12th नंबर है और असलम का 18 नंबर है, उनके बिटवीन 7% हैं तो। रिपीट करना, क्या पूछा? सर इस तरह के क्वेश्चंस थे कि अली का 7th नंबर है और असलम का 18th नंबर है, उनके बिटवीन जो है 7% हैं, तो टोटल कितने परसेंट होंगे, इस तरह का क्वेश्चंस थे। एक का 7 है, दूसरे का कितना है? सर एक 12th नंबर पे है लेफ्ट साइड से, और दूसरा 18th नंबर पे है राइट साइड से, और उनके बिटवीन 7% हैं। तो क्वेश्चंस क्या है पूछा वो?
टोटल कितने बंदे होंगे? टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? जी सर। 9। लॉजिकल तो कैसे कैसे निकालेंगे सर, वो 18 लॉजिक से? में 2 बंदे ये, बीच वाले 7, 9। नहीं सर, उसमें ना 3 चीजें थी, मतलब एक 12 था, एक 18 पे था, और उनके बिटवीन में 7 पर्सन थे। सवाल दोगे तो फिर पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा आपको। अगर इस तरह कहो, इस तरह तो आप इजीली निकाल सकते हो। मुझे क्वेश्चन भेजना, ठीक है। बता दूंगा। जी ठीक है। जी सर। और कुछ? सर अब एक ग्रुप जाकर में हम भी सारे सर एक ग्रुप में भी मैसेज किया हुआ सर, उसका बताइएगा। ऊपर देख के बता देता हूँ यार, मुझे जरा टैग कर देना। असल में मैं भूल जाता हूँ, मुझे बार बार ना बातें याद करवानी पड़ती है। जी सही सर, है, ठीक हो गया। याद करा देना, मैं कर दूंगा। अभी सारे ओके आप लोग सर। जाओ, जाके मेरा शेक पियो, ठंडे हो और रिलैक्स होकर सो जाओ। सुबह जो भी देखी जाएगी, ओके सर, टेंशन लेने की उसमें होना। जी सर। ठीक है। सर आपने इनके एमसीक्यू उसके नोट्स वगैरह फिर फर्दर बनाए या नहीं? किन के है बेटा? सर जीके के। वो मेरे बने हुए हैं, मैं देता किसी को नहीं। मसला ये है, तो बने करो। जी सर, चलें सर, कोई बात। भेज दूंगा, बना के ना, मैं दोबारा से बना रहा हूँ, फिर वो बना के भेज दूंगा। जी सर, इंशाल्लाह सर। ओके। चलो, ख्याल रखिएगा बच्चा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। ओके अल्लाह सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।